का साइन चेंज हो जाता है ना, कि अगर z इक्वल टू -3 आया है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा 3a, समथिंग लाइक दैट। ये है बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर ज्योमेट्रिकली मैं बोलूँ उसका क्या मीनिंग है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, तो अगर मान लो कि ये z है तो ये है x प्लस आई वाई या फिर x कॉमा वाई, तो z बार कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमा माइनस वाई, है कि नहीं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इस z बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, कि मिरर इमेज होता है कि नहीं, रिफ्लेक्शन होता है। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट में। रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा और दूसरा ये लेंथ सेम होना पड़ेगा। तो ये जो है जेड बार जो है वो जेड का रिफ्लेक्शन है बेसिकली, है ना। अच्छा, माइनस ऑफ जेड बार कहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऑफ जेड बार जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, जेड हो गया आपका एक्स प्लस आई वाई, जेड बार हो गया आपका एक्स माइनस आई वाई, तो माइनस ऑफ जेड बार कहाँ पे आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई, सो इट विल बी समवेयर है राइट। तो ये माइनस ऑफ जेड बार हो जाता है कि नहीं, और ये बेसिकली पॉइंट माइनस जेड हो जाएगा। इस तरह से चीजें हैं, है कि नहीं, क्लियर है क्या। अच्छा, एक जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम एग्जाम में यूज करते हैं, वो ये है कि अगर मैंने बोला z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और इस z को बोला ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है इसका मतलब x जीरो, सॉरी प्योरली रियल इसका मतलब y जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से z हमारा हो जाएगा x। अच्छा, इसमें मैं अगर z बार ले लूँ तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई, और अगर प्योरली रियल है तो y जीरो हो जाएगा, तो z बार भी इक्वल टू x हो जाएगा। तो प्योरली रियल के केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि z इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। ये हम बहुत ज्यादा जो ये जेईई में से बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब प्योरली रियल बोलता है तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रियल इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया, या फिर हमने ऐसा किया कि z इक्वल टू जेड बार लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ये है कि प्योरली अगर इमेजिनरी बोला जाए, प्योरली इमेजिनरी अगर बोला जाए तो प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है तो उसमें x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर जीरो रख दो तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि z इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें जो है प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें। ओके, तो ये कुछ बात है। अच्छा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपन। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखिए, अगर मैंने z और z1 को ऐड कर दिया, z बार को ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 टाइम्स x। तो 2 टाइम्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स रियल ऑफ z, है कि नहीं। फिर अगर मैंने z और z बार को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z, है कि नहीं। यस सर। ये भी थोड़ा छोटा सा भी। अच्छा, इसके बाद विच टॉपिक ऐसे टू स्टार्ट जो आपके एग्जाम में भी काम आ जाए। तो सर्कल करा दीजिए। सर्कल ना, ये तो मुझे मालूम नहीं था आप लोगों ने मतलब ऐसे स्टार्टेड, ठीक है, तो खत्म हो जाएगी जल्दी। आई विल स्टार्ट विद सर्कल, ओके। तो ये देखिए क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
for which the complex number -3 plus ix square y and x square plus y plus 4i are conjugate of each other। ठीक है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कहने का मतलब अगर ये z है तो ये z बार है, यही बोला जा रहा है कि तो अगर मैं एक दूसरे का अगर कॉन्जुगेट है कि नहीं, तो अगर मैं कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या हो जाएगा। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वन, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये हो गया x माइनस आई वन, फिर इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई ही आ जाएगा, z बार इक्वल टू z ही आ जाएगा, सेम ही नंबर आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो किसी का एक का कॉन्जुगेट अगर मैं ले लेता हूँ तो वो दूसरे के इक्वल में हो जाएगा। सपोज इसका ही मैंने ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से यू कैन ऑब्जर्व कि रियल पार्ट रियल के बराबर में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई विल बी इक्वल टू -3, और इमेजनरी पार्ट के बराबर में हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगी 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन आई कैन नॉट टीच, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद क्लियर कर लिया करें, चीजें थिंग्स आई विल बी टीचिंग यू है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, नो थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं इसका, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्वेशन से ही दिख जाना चाहिए सब, मतलब प्रूफ नहीं करने जाऊंगा मैं। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 x प्लस आई वन, x1 प्लस आई वन, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, तो पहले तो ये कि z है, z का बार है, उसका और एक कॉन्जुगेट लिया गया तो वो z ही आ जाएगा, ये तो बता ही दिया मैंने। दूसरा ये कि z1 प्लस z2 का बार लो, और z3 z4 भी ले सकता, अगर मैं दो के लिए बता रहा, अगर दो के लिए एप्लीकेबल है इट मींस इट विल बी एप्लीकेबल फॉर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो z1 प्लस z बार इज बेसिकली इक्वल टू z1 प्लस z बार। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको ऐड करेंगे, आयोटा वाला टर्म चेंज करेंगे, माइनस साइन हो जाएगी, बोथ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के लिए है तो माइनस के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए भी जो है एप्लीकेबल होता है, आप खुद से जो है बैठ के कर सकते हैं कुछ। फिर अगर z1 इंटू z2 है, सॉरी z1 बाई z2 है, तो उसका डिवाइड करके कॉन्जुगेट लो, या फिर कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करो, बोथ आर सेम। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर n है तो फिर उसमें कॉन्जुगेट आप लेते हैं तो, या फिर कॉन्जुगेट लेके पावर n लगाते हैं तो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है ना, यस सर। so suppose this is the question ना, तो method 1, so one thing I can do here कि मैं इसमें बाइनोमियल लगा दिया, सर प्रीवियस वाला दिखाइए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप मुझे बोलेंगे, अगर आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो मैं ऐसा करूंगा कि ये जो मैं पीडीएफ है इसको मैं सेव करके आपको भेज दूंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ग्रुप बना लेते हैं अपना, तो जैसे केमिस्ट्री की है तो आप मैथ्स की भी एक बना लें, तो मैं वहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा। ये जो पीडीएफ है ना, ये सर सेव मैंने कर। मैम से पूछा है, वो बोली कि ऑलरेडी आप एक ग्रुप में एडेड हो, मैथ्स एक ग्रुप में, तो वहां आप ऐड कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो। ओके ओके, ठीक है। वहीं पे अगर क्लास लिंक भी भेज देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, क्लास लिंक तो मैं वहीं पे भेजता हूँ, है ना। अदर और भी ग्रुप है क्या? हाँ मैम बोली और एक ग्रुप में भी आप, मैं बोल रहा हूँ मतलब आफ्टर क्लास, अगर रिकॉर्डिंग, क्लास रिकॉर्डिंग में मतलब। ओके,
ठीक है, इतना क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. तो वन थिंग यू कैन डू हियर कि आप बाइनोमियल लगा लें, और फिर बाइनोमियल लगाने के बाद जो कि नहीं करना चाहिए ना, कि p के बराबर में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट किया। यहाँ पे भी बाइनोमियल लगाया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को फिर चेक किया सेम है कि नहीं है। यानी एक तो ये कर सकते हैं, या दूसरा ये कर सकते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाया कि चल क्या रहा है ना। यहाँ पे क्या है, x प्लस आई बाय टू द पावर 5, p प्लस आई क्यू है, और यहाँ पे देखिए आप y प्लस आई एक्स टू द पावर 5 q प्लस आई क्यू है। तो मैंने इसको ऐसा लिया, x प्लस आई बाय टू द पावर 5 इक्वल टू p प्लस आई क्यू। मैंने बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लिया। अभी प्रॉपर्टी बताया कि पावर का कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट लेके पावर लगाओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई बाई टू दी पावर 5, और यहाँ से हो जाएगा p माइनस आई क्यू। अब थोड़ा समझिए बात को कि मुझे आयोटा चाहिए p के साथ, और q के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए। तो और इधर भी मुझे जो है x के साथ आयोटा चाहिए, y के साथ कुछ नहीं चाहिए, y के साथ नहीं चाहिए। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि मैंने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से मल्टीप्लाई करना मतलब आयोटा टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी कर दिया, तो आयोटा अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर जो कि प्लस हो जाएगा, और वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आयोटा टू दी पावर 5, आयोटा टू दी पावर 5 मैंने आपको बताया है आयोटा के बराबर ही होता है। तो ये हो जाएगा फिर आयोटा p minus iota square q. So this will give you iota p plus iota, sorry iota p plus q, यही हो गया पूरा। तो ये एक तरीका है करने का, ठीक है क्या? Yes. नाउ ये क्वेश्चन है, देखिए इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब मॉडुलस में जब पढ़ाऊंगा तो उससे भी किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक मेथड से उसको दिखा रहा हूँ, मेथड 1। व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे नोटिस कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको बताया था यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आती है, अगर आप ए प्लस आई और ए माइनस आई को मल्टीप्लाई करें तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर इज हाउ मच, -1, so minus minus will get added and it will give you, sorry माइनस माइनस मल्टीप्लाई पे प्लस दे दिया जाएगा। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक तो लिया a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको बोल दिया एक। और दूसरा मैंने ऐसा किया कि इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया बोथ साइड, यहाँ पे मैंने क्या किया, बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, पूरे होल में कॉन्जुगेट ले लिया। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, अच्छा ये कितना आ जाएगा आयोटा माइनस बी, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट जो है वो हो जाता है। ये आप बैठ के ना प्रूव कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसको ऐड करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल निकाल के देख सकते हैं, बहुत चिंदी चीजें हैं, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स। तो देखिए, तो यहाँ पे z1 का बार अपॉन z2 का बार आ जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस आयोटा स्क्वायर का बार अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का बार, ऐसा हो जाएगा ना। पावर वाली वही चीज अंदर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा a माइनस आई बी इक्वल टू एक्स माइनस आई स्क्वायर। और रियल में आप अगर कॉन्जुगेट लगाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने आपको दिखाया रियल में तो रियल ही रहता, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब मैंने 1
n2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इस साइड आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा x प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नो सी x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं? ठीक है ना? x स्क्वायर Yes, माइनस sir. आयोटा स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है जो मैं डिस्कस कर दूंगा बाद में। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ओके, नाउ ये सेम मैं आप पे छोड़ देता हूँ। सेम आप बोथ साइड कॉन्जुगेट लें, फिर अलग अलग छोटा छोटा तोड़ें, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 5 10 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड होके 2 दे देगा, इसका स्क्वायर ऐड होके 5 दे देगा, इसका स्क्वायर ऐड होके 10 दे देगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट इज मॉडल्स। तो मॉडल्स देखिए होता है कि अगर मैंने बोला z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो z एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे अगर मैं बोला z है तो ये हो जाएगा x, y मतलब ये हो गया कि ये जो लेंथ है ये है आपका y, और यहाँ से ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज बेसिकली x। तो अगर मैंने इस पॉइंट को अगर ज्वाइन किया, इस पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप ये क्या है, ये बेसिकली इसका लेंथ है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं ये सब। तो ये जो ओरिजिन से लेंथ होता है ना, ये पॉइंट का एक्स का वाई का, इसे ही बोलते हैं मॉडुलस। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z मॉडुलस हो जाता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z बेसिकली हो जाएगा रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, अब मॉडुलस हुआ क्या, बेसिकली मॉडुलस हो गया आपका ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, ये हो गया आपका मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए कि अच्छा, ये जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस आपका उस मॉडुलस के सेम नहीं है। आप जो एक मॉडुलस पढ़ते हैं ना कि x मॉड है, तो क्या हो जाएगा प्लस x जब x पॉजिटिव है और माइनस x जब x नेगेटिव है। ये मॉडुलस आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो दिस मॉडुलस एंड दिस मॉडुलस आर नॉट सेम। इस बार एडवांस में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने काफी गलती किया उसमें। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ था जहाँ पे समझना था इस बात को कि दैट मॉडुलस इज बोथ मॉडुलस आर नॉट सेम। एक ऑप्शन दिया गया था जिस ऑप्शन के जरिए जो है समझ में आता, मतलब अगर उस ऑप्शन को अगर किसी ने मॉडुलस पकड़ लिया उसको, है ना, तो वहां से समझ में आता कि वो गलत करके आएगा, वहां से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो आपको पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि दोनों जो है मॉडुलस सेम नहीं है। मैंने इसलिए बोला एक क्वेश्चन था इस बार एडवांस के पेपर में, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एंड इक्वल टू 1 था, ऐसे ही था। ठीक है, देयर वाज ऑप्शन
कि z कैन हैव 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन था यहाँ पे कि दिस z कैन हैव 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस इक्वेशन को 4 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 देगा, फिर प्लस क्वाड्रेटिक है तो प्लस 1 के लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी और माइनस 1 के लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ से जो है जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया था। तो ये मॉडुलस नहीं है, पहली बात समझ में आना चाहिए, मतलब ये वाला मॉडुलस नहीं, बोथ आर डिफरेंट। तो एक्चुअली अगर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं करूंगा इसको क्लास में सॉल्व, ठीक है, इस ईयर के पेपर 1 में था। तो यहाँ पे जस्ट नॉट 4 इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करती है, नॉट ओनली 4। तो समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए कि मॉडुलस जेड जो है वो एक लेंथ है। तो मॉडुलस जेड अगर लेंथ है तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगी ना। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। मान लो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसको बोल दिया x1, y1 और ये है x2, y2। तो अगर मैं लिखता हूँ Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। तो Z1 यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा ऑफ y1 माइनस y2। और फिर मैंने इसका अगर मॉडुलस लिया तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया रियल पार्ट का स्क्वायर होता है और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 जब भी लिखा जाता है तो आप समझिए कि ये जो है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। बात क्लियर है क्या? दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यही तो आया हमने यहाँ पे जब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो यही तो आ गया, है कि नहीं, बोलिए, ठीक है, ठीक है Yes, क्या? sir. अच्छा, अगर मैं इसका लेंथ फिक्स कर दूं, थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा समझिएगा चीजों को, कि अगर मैंने यहाँ से लिखा z माइनस z0 मतलब z एक मूविंग पॉइंट है, मान लीजिए कि z एक मूविंग पॉइंट है एंड z0 जो है एक फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे z0 फिक्स पॉइंट है, z एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। और उस मूविंग पॉइंट का अगर डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया और उस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे एक z है, z x, y है, आप समझ रहे हैं कि मूव कर रही है, और इस मूव करते करते इसकी डिस्टेंस अगर मैंने फिक्स कर दी तो क्या मिल जाएगा, आप बता सकते हैं लोकस क्या मिल जाएगा मुझे? किसका लोकस होता है ऐसा? Circle. सर्कल का ना, कि z एक फिक्स पॉइंट है एंड z0 इज ए फिक्स पॉइंट, z एक मूविंग पॉइंट है और वो इस तरह से मूव कर रही है कि उसके डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से सेम रह रही है। सो बेसिकली इट विल गिव यू ए सर्कल। तो समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पे भी अगर लिखा है z माइनस z0 इक्वल टू r, इसका मतलब ये है कि ये जो z0 है दिस इज बेसिकली सेंटर, ठीक है, और ये जो r है दिस इज बेसिकली रेडियस। क्लियर है कि अगर मैंने लिखा z माइनस 3 इक्वल टू 4, z माइनस 3 इक्वल टू 4 लिखा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि z माइनस 3 को ऐसे लिखा जा सकता है 3,0 या फिर 3 प्लस आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 4। सो सेंटर फॉर ये एक सर्कल रहेगी जिसका सेंटर हो जाएगा आपका कितना 3,0 है ना, और रेडियस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 4। क्लियर हो रही है ना? अगर कहीं पे भी लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे ना। मान लीजिए कि z माइनस आयोटा है और यहाँ पे 2 है, तो आप समझ जाएंगे ना इसका सेंटर कहाँ पे होगा 0,1 पे, और रेडियस कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? Yes, sir. है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऐसा बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है ये, है ना, ऐसा बहुत बड़ा तोप नहीं। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं यार, जेड आपने ले लिया x प्लस आई वाई ले लिया,
माइनस z0 आपने लिया x प्लस i y0, ठीक है। यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे r है, तो मॉडुलस जब लगाएंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, तो x माइनस x0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से y माइनस y0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे r हो जाएगा। बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे आप तो x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसमें x0 y0 इसका सेंटर है एंड r इज द रेडियस। तो अगर कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे मॉड z इक्वल टू 5, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो सेंटर है वो 0,0 है एंड रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है ना। दिस मस्ट शुड बी क्लियर टू, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मेरा रह गया बताना था, वो ये था अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जीरो स्क्वायर एंड जीरो। 0 हो सकती है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक साथ ही 0 होनी पड़ेगी। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इट डजेंट मीन कि z1 और z2 जो है खाली 0 ही हो सकता है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर लिया प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लिया, है कि नहीं। मतलब अगर मैंने z1 लिया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा ले लिया, और z2 ले लिया 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा हो सकता है। आप 2 से इसको डिवाइड कर दो बोथ को, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल 0 है, इट डजंट मीन कि z1 z2 जो है 0 हो जाएगी। बहुत सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? यस राइट, सर। ओके, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए ये चीजें ना। नो, ये बहुत चिंदी क्वेश्चन है, बट कर लेते हैं, अब है तो जब भी इस तरह का सवाल है तो आप z इक्वल टू है x प्लस आई वाई ले लिया करें, फिर मॉडुलस z लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगी आपकी एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i। So this will be basically root over of x square plus y square equal to x plus 1 plus iota times y plus 2. So real part will be equal to real part. No. X square plus y square is basically equal to x plus 1. This is first. और इमेजिनरी पार्ट जो कि इधर कुछ नहीं है इमेजिनरी पार्ट में, तो वो हो जाएगी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। -2 आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोथ साइड अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट एंड x विल गिव यू 3/2। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो जाएगा बेसिकली 3/2 माइनस 2 आयोटा। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कितने नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे, तो वो एक ही करेगा, ठीक है। ना आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जस्ट दे दिया, जस्ट मैंने मॉडुलस दे दिया,
तो क्या जस्ट मॉडुलस से एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जा सकता है? मतलब अगर जस्ट एक मॉडुलस दिया हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि मैंने बोला मॉडुलस इक्वल टू 2, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने पॉइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर व्हिच कैन सेटिस्फाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? infinite. इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। और वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस जो है वो 2 है कि नहीं? मतलब जितने भी लेंथ जिसका जिसका 2 है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो जो ऑल कॉम्प्लेक्स, सो अगर जस्ट मॉडुलस दिया तो जो है इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आ जाएंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ना हमारा मोटो ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से मतलब कुछ और चीजें ऐसा किया जाए कि जस्ट यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको z इक्वल टू वहां से मिलता ही है, बट मैं मॉडुलस और कुछ एक ऐसा चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसको अगर जस्ट इतना बोल दिया जाए कि ये भी है और ये भी है तो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए ना। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर एंगल भी इंक्लिनेशन भी अगर फिक्स कर दिया, अगर इंक्लिनेशन बोल दिया मतलब मॉडुलस भी है और इंक्लिनेशन भी है, तो फिर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। नहीं नहीं मिल जाएगा, मतलब Yes, sir. है ना। तो ऐसा कुछ है। तो आर्गुमेंट इसीलिए जो है डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। आर्गुमेंट आर्गुमेंट क्या है कि मैंने अगर z इक्वल टू बोला x प्लस आई वाई, z इक्वल टू बोला x प्लस आई वाई। अच्छा एक तो बात समझिए आप कि जब भी एंगल मेजर की जाती है तो वो पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही मेजर की जाती है हमेशा, ये हमेशा होता है। और अगर इस साइड से होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव होता है। इस साइड से होता है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x, y जिसमें दिस विल बी x और ये जो है ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने r बोल दिया, मॉड z बोल दो, एक ही बात है। और ये एंगल है थीटा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि tan थीटा जो है वो इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स, है कि नहीं। tan थीटा y बाय एक्स है, लेकिन y पार्ट बाय x पार्ट। यहाँ से थोड़ा उसको मतलब इन जनरल बना लीजिए कि tan थीटा जब भी रहे तो वो हो जाएगी आपकी इमेजनरी पार्ट ऑफ z। पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इमेजनरी नंबर की नहीं बात कर रहा मैं, बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो tan थीटा हमेशा जो है ये आ जाएगी, ये जो थीटा है। अब बेटर मॉड ले लें, है ना। मॉड इसलिए ले रहा क्योंकि टैन ये जो थीटा है ये तो एक्यूट एंगल बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बात कर रहे हैं। और अगर टैन में नेगेटिव आ गया तो टैन नेगेटिव होता है ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो मैंने इसलिए मॉड लगा दिया ताकि मुझे हमेशा जो है पॉजिटिव एंगल ही मिले, एक्यूट एंगल ही मिले, इसलिए लगा दिया। तो ये जो थीटा है ये इसका वन ऑफ द आर्गुमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इस ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को तो अच्छा यहाँ से हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ ये y बाय एक्स, या फिर मॉड लगा के लो, एक ही बात है। मतलब आपको एक्यूट चाहिए ना, ये समझ में आता है ना। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन आप समझते हैं ना कि जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 4 मिलता है, फिर आप रूट लेते हैं 4 को तो आपको 2 मिल जाता है। मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। स्क्वायर करना और रूट लेना एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा किस वैल्यू पे आता है, 90 डिग्री पे। तो इसी तरह से जो है मैंने इसका इनवर्स ले लिया तो थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि जैसे थीटा 90 रखने पे 1 आ रहा है, उसी तरह से जब साइन इनवर्स में 1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, बात समझ में आया ना। इसको इस तरह से लिखते हैं साइन इनवर्स 1। थोड़ा सा आप जब मे भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आई थिंक फंक्शन के टाइम में। हाँ सर, इनवर्स फंक्शन लास्ट क्लास में हुआ। ओके इनवर्स फंक्शन फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो छोटी बात है। अदरवाइज मैं जनरली 12 में पढ़ता हूँ। क्या तो ये tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स हो जाएगा। अच्छा तो ये थीटा हो गया। अब
ये वन ऑफ द आर्गुमेंट है इसका। ये वन ऑफ द आर्गुमेंट मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि इस एंगल को तो एक और तरीके से बोला जा सकता है। ये जो एंगल है वो ये भी है, ये भी एंगल है, मतलब 2 पाई प्लस थीटा, ये भी इसी एंगल की बात कर रहा है। या फिर इसको और मैंने एक बार घुमा दिया तो ये भी इसी एंगल की बात कर रहा है, 4 पाई प्लस थीटा। या फिर मैंने उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया तो उल्टा क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक पूरा एंगल 2 पाई है और ये एंगल थीटा है। सॉरी, यहां से यहां तक -2 पाई है और ये थीटा है, तो -2 पाई प्लस थीटा, ऐसा हो गया, है कि नहीं। तो बेसिकली आर्गुमेंट जो होता है वो 2n पाई प्लस थीटा होता है। जो भी थीटा आती है उसके साथ 2n पाई ऐड करते हैं, और n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है, मतलब एंगल तो सेम ही रहेगी, मतलब बट डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलेंगे, जिसका अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सब एंगल जो है सेम ही चीज बताएगी, है ना। तो ये जो थीटा है वो वन ऑफ द आर्गुमेंट है, और ये होता है कि क्लियर है क्या। अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ना सपोज दिस इज द क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे बोला जा रहा है आर्गुमेंट ऑफ दिस, है ना, इसका आर्गुमेंट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि इस कुछ ऐसा होना चाहिए था, -1 प्लस आयोटा -√3 ऐसा होना चाहिए। तो पहला काम तो आप इसको प्लॉट कीजिए कि ये होगा कहाँ पे ना, थोड़ा प्लॉट कीजिए। अगर इस पॉइंट को लेते हैं माइनस कॉमा -√3, सो इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे होगा -1 कॉमा -√3, जहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। पॉइंट तो ये आपका -1 कॉमा 0 है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ, ये लेंथ 1 है, और ये वाली जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो √3। ये पॉइंट ऑब्वियसली होगा 0 कॉमा -√3, दैट इज डिफरेंट। तो अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल बनाने का ट्राई करता हूँ, एक ट्राइंगल यहाँ से बनाता हूँ, ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं इसमें tan थीटा लेता हूँ, मॉडुलस लेके लिया, ठीक है, पॉइंट जो इसका मॉडुलस लेके लिया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y का पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाय 1। तो ये मैंने जो tan थीटा लिया है, या माइनस माइनस था तो माइनस माइनस लेता हूँ, या फिर ऐसे ही ले लिया, तो मैंने क्या लिया, मैं कौन सी एंगल की बात कर रहा, मैं इस एंगल की बात कर रहा, है कि नहीं, बताइए। इसमें कोई दिक्कत है क्या कि मैं अगर tan थीटा ले रहा तो मैं इस एंगल की बात कर रहा, ठीक है। तो ये जो भी एंगल आएगा, मान लीजिए कि थीटा यहाँ से आ जाएगा π/3, तो ये जो भी एंगल आया है, ये एंगल तो इस एंगल की बात कर रहा है, बट मैंने आर्गुमेंट क्या बोला आपको, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, बट लेते तो यही एंगल है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल है पाई, और ये एंगल आ गया π/3, तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा पाई प्लस π/3, सो इट विल बेसिकली 4π/3, है ना, 4π/3 हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि आर्गुमेंट जो होता है वो 2n पाई प्लस 4π/3 होता है। तो n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो इसमें, तो इट विल गिव यू दिस ऑप्शन, है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो हेलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए कि थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन किया जाए, कि मैंने इसमें ऐसा किया -9 पाई प्लस पाई माइनस पाई किया, प्लस π/3, ये माइनस माइनस पाई, ये -10 पाई हो गया, -10 पाई हो गया, और ये पाई प्लस π/3, तो ये 4π/3 हो गया।
तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू में -5 रखता हूँ तो सेम आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, ये थोड़ा सा ये पाई ही था, ये 7 -7 ही 7 पाई। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? थोड़ा सा बताइए तो सोच के, ऑप्शन सी इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट है ऑप्शन सी? देखिए ये जो पाई का मतलब 4π/3 को छोड़ के, 4π/3 को छोड़ के ये जो है वो 2n का मल्टीपल है। 2n का मल्टीपल मतलब इट शुड बी इवन नंबर, ये तो इवन नहीं है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, सीधी सी बात है कि नहीं? तो 7 है ना, आप कितना भी ऐड वगैरह करोगे, क्या ऐड करोगे उसमें? 4π/3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमने इसको बना दिया, 4π/3 बनाने के बाद ही ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, नो सी, तो अगर मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ कि एक मतलब अगर मैंने आपको अभी बताया कि भाई कि अगर एंगल फिक्स कर दिया जाए और मॉडुलस भी दे दिया जाए, अच्छा जस्ट एंगल दिया जाए, जस्ट एंगल दिया जाए, तो भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बता सकते हैं। जस्ट एंगल दे दिया जाए, मान लो कि जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जस्ट एंगल दे दिया, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसी एंगल पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स, ये भी मतलब चलता जाएगा भाई, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बट अगर एंगल भी दे दिया और डिस्टेंस भी फिक्स कर दिया, तो जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग मॉडुलस एन आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट जो होता है ना वो एक रे होती है। अगर मैं ज्योमेट्रिकली में बोलूं तो इट इज बेसिकली ए रे। अगर मैं मॉडुलस बोला, मॉड जेड इक्वल टू, जैसे मॉडुलस बोला तो वो तो यार आपको सर्कल दे देती है ना, अगर इसके डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो सर्कल दे देती है, सर्कल दे देती है। और आर्गुमेंट बोला, आर्गुमेंट बोल दिया कि भाई π/4 है, तो एक रे होती है, ऐसा करके जाएगा। तो ये जहाँ पे कट करेगा ना, ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। ठीक है ना, मतलब π/4 अगर आप ऐसे भी लेंगे तो एक आपको यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। अच्छा समझिए, ये π/4 एंगल है, बट ये भी π/4 नहीं है ना, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। इफ दिस एंगल इज π/4 इट डजंट मीन कि मतलब आप देखो y इक्वल टू एक्स होता है, ये वाली लाइन तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ना, बट जब ये इधर आ गई तो आर्गन प्लेन में समझिए बस बात को कि बोथ दोनों का एंगल सेम नहीं है। मतलब अगर कार्टेशियन प्लेन में मैं बोलूँ, कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं बोलूँ है ना, तो ये y इक्वल टू एक्स है और इसका स्लोप कितना है, 1 है, एंगल π/4 है कि नहीं? बट यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। मैंने y इक्वल टू एक्स लिया, डजंट मीन कि यहाँ पे भी कट करेगा ये, आप समझ रहे हैं? बस यहाँ पे कट करेगा, फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट में ये एंगल तो आपका हो जाएगा, ये एंगल है π/4। अगर मैं इधर से पूरा एंगल लेता हूँ तो -π + π/4 एंड दैट विल गिव यू -3π/4, है कि नहीं? क्लियर है क्या? मतलब चीजें समझ में आ रही है ना? अभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे इस चीजों यस। को। ठीक है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों बता दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जा सकता है, सॉरी आर्गुमेंट। ठीक है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होती है, तो एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली प्रिंसिपल, स्पेलिंग क्या होती है भाई, ये LE और AL, सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फिजिक्स वाला नहीं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड है ये, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। एंड ये जो एम्पलीट्यूड होती है उसकी एंगल जो होती है वो आपका -π से π के बीच में रखना होता है।
दिस एंगल शुड बी बिटवीन -π to π। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा कि -π to π रखना है। तो अगर मान लीजिए कि पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो tan थीटा से जो थीटा आएगी ना, यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा जेड का, ठीक है। यही हो जाएगा tan थीटा से जो आप थीटा निकालेंगे, या इनवर्स थीटा इक्वल टू जो निकालेंगे tan इनवर्स y/x, वो जो आएगी वही हो जाएगी। बट सपोज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो है फिर जब tan थीटा से आप निकालोगे, एक तो आप मॉडुलस से निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव तो आपको ऐसे भी नहीं चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल देगा। तो मॉडुलस से जब आप निकालेंगे तो वो ये एंगल देगी, बट हमें एंगल चाहिए पॉजिटिव एक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कितना हो जाएगा एंगल? वी नीड टू हैव 180। है ना 180 माइनस थीटा, राइट। तो अगर सॉरी अगर कॉम्प्लेक्स, अगर थीटा जो है, सॉरी ये ऐसे नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड थीटा ही हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड थीटा ही हो जाएगी। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इफ थर्ड क्वाड्रेंट में हुई, तब क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हुई तो ये बनेगा ट्रायंगल, ये होगा थीटा, और अगर ऐसे लोगे एंगल, अगर ऐसे लोगे तो ये तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। बट हमने क्या डिफाइन करके रखा है कि -π से पाई के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं। इट शुड बी बिटवीन -π to π। सो उल्टा लेंगे, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये होगा -π, और उसमें थीटा ऐड अगर कर दिया तो मुझे तो ये एंगल चाहिए ना, तो -π प्लस थीटा, तो इसमें जो हो जाएगा इसका जस्ट नेगेटिव, ठीक है। अगर आप माइनस साइन इसमें लगाते हैं तो ये -π प्लस थीटा दे देगी। क्लियर हो रही है या दिक्कत है? बताइए, मैं बहुत स्लो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं नहीं सर, नहीं सर। ओके, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में हुई तो if point is in the fourth quadrant, then ऐसे कुछ ट्रायंगल बन जाएगी, और ये एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे एंगल अगर ऐसे लेते हैं तो थीटा होता है, तो ऐसे लेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे इसका नेगेटिव। ऐसा याद रख सकते हो कि फर्स्ट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में इसका नेगेटिव। ये याद क्या रखना, आप ऐसे कर लो, सॉल्व कर लो ना, क्या याद रखना है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जस्ट पहले tan थीटा निकाल लीजिए, वो एक्यूट एंगल के लिए निकालिए, और फिर देख लीजिए जिस कोऑर्डिनेट में पड़ता है उसके हिसाब से निकाल लीजिए, ठीक है ना। बोलिए। यस सर। एक क्वेश्चन थी यार बहुत अच्छी, वन क्वेश्चन वाज देयर कि एम्पलीट्यूड निकालना था 1 प्लस कॉस π/12 प्लस आयोटा साइन π/12, ऐसे ही कुछ था। हाँ यही था मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, यही था। तो इसकी हमें जो है एम्पलीट्यूड निकालनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन π/12, यही तो था, हाँ यही होगा यार, साइन π/12 अपॉन 1 प्लस कॉस π/12, ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा आपकी आ जाएगी, साइन π/12 को लिखा जा सकता है 2 साइन। अच्छा पहले तो ये समझिए कि ये कहाँ पे लाई करेगा,
π/12 इज हाउ मच? 15 है ना। तो 1 प्लस cos 15 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, sin 15 भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो जो थीटा आएगी वही इसका एंगल हो जाएगा। बट अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स साइन π/24 इंटू कॉस π/24, राइट। और यहाँ से 1 यस सर। प्लस कॉस थीटा, आप जानते हैं ना ये सब फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज हाँ सर। 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉस π/12 हो जाएगा, वो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/24। सो दिस 2 विल गेट कैंसल आउट, ये भी जो है कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/24, और वहां से थीटा हो जाएगी π/24। क्वेश्चन में कुछ मजा नहीं आया, अगर यही थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती ना तो थोड़ा मजा आता। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन ले लिया, तो नाउ इट विल लाई वेयर, कहाँ पे लाई कर सकती है? एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, वाई एक्सेस नेगेटिव है, तो ये लाई करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा दिया यहाँ पे एंगल में ऐसा करके दे दिया जिससे कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं पे आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पहले कहाँ पे लाई कहाँ कर रहा है, फिर उसके हिसाब से ही ओनली यू कैन प्रोसीड, है ना। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलिए फिर प्रॉपर्टी वगैरह हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आप एक काम करना, 1 प्लस माइनस, ऐसा करना कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √3 जो है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके निकाल लेना यार, है ना, या फिर निकाल लीजिए अभी। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, एक मतलब 1 प्लस आयोटा √3, दूसरा ले लिया 1 माइनस आयोटा √3, तीसरा ले लिया -1 प्लस आयोटा √3, और चौथा ले लिया -1 माइनस आयोटा √3। तो आप इसका जो है निकाल लीजिए, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए, आप निकाल लीजिए आराम से। देखिए tan थीटा तो आपका सब में एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा, वो हो जाएगा √3/1, एंड थीटा वैल्यू बेसिकली π/3। नाउ यू जस्ट नीड टू चेक कि कहाँ पे लाई कर रही है। तो अगर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो इसके लिए तो 60 π/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा? -60 -π/3। इसके लिए दिस विल लाई वेयर इन दिस क्वाड्रेंट, 120। तो इसमें हो जाएगा पाई माइनस थीटा, है ना, तो पाई माइनस π/3। और यहाँ पे लाई करेगी तो जस्ट इसका नेगेटिव, तो माइनस ऑफ पाई माइनस π/3। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए अच्छे से, इसको नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड जेड हैविंग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, है ना, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बोला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसके सेंटर है 0,25 और जिसकी रेडियस है 50, है ना। दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल
जिसके सेंटर है आपका 0,25 एंड रेडियस इज हाउ मच 15। तो ये देखिए थोड़ा सा समझिए इसको कि 0,15 इसका 25 इसका सेंटर है, इतना नहीं बड़ा बनाते हैं। So it will lie somewhere here. सेंटर होगा 0,25, रेडियस है 15, रेडियस है 15, तो 15 नीचे आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,10 है ना, और 15 ऊपर चला जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,40। तो ये सर्कल कुछ इस तरह से जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, तो इस तरह से कुछ सर्कल गई। अब जितना मुझे ड्राइंग आता है उतने में आप झेल लीजिए ना, इससे ज्यादा ड्राइंग लिपा पोती जो है मुझे आती नहीं है। खैर, तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड जेड हैविंग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। समझिए बात को, हमसे बोला जा रहा है फाइंड जेड हैविंग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। एक तो ये समझिए कि जेड क्या है। जेड वो सारे पॉइंट्स हैं जो इसको सरकमफेरेंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आपको जेड का वो एक ऐसा पॉइंट बताना है जो लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बना रहा, तो वो कुछ ऐसा जाएगा जो यहां से टच करके जा रहा है कि नहीं, बोलिए। यहाँ से कोई एक पॉइंट होगा, हाँ सर। ठीक है, जिसको जो है टच करके, मतलब जितना छोटा हो सके, ये वाली जो एंगल है यही तो आर्गुमेंट होगा उसकी, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमें ये एंगल निकालनी है लिस्ट पॉजिटिव। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम भी यहीं पे जो है ऐसे ही टच करके जाएगा। ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल जो है ये भी बना रहा होगा। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जितना एंगल होगा वही ये भी बना रहा होगा। बट हमें मैक्सिमम बोला जाएगा तो हम इस एंगल की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगा पाई माइनस थीटा। खैर वो दूर की बात है, बात की बात है। पहले तो ये समझिए कि हम ये थीटा कैसे निकालें। तो थीटा कैसे निकालें, तो यू कैन सी हियर कि एक अगर इसको मैं मिला दूं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, दिस कंप्लीट लेंथ इज 25। इस सर्कल की रेडियस हमें मालूम है जो कि कितना है 15 है कि नहीं। हाँ सर। नाउ दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल है। दिस एंगल 90 है तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। और मैं ना ये थीटा निकालता हूँ, ठीक है। ये मैंने अगर अल्फा बोला या फिर ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस 90 माइनस थीटा को कैसे रिलेट कर सकता हूँ, अगर मैंने ये एंगल इसके साथ लिया तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ से साइन थीटा है ना 90 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज 15/25। साइन 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, cos थीटा। तो cos थीटा हो गया 15/25 या फिर 3/5। तो थीटा कितना हो गया भाई, cos 50। इनवर्स 3/5 है कि नहीं। तो यही तो लिस्ट हो जाएगा, है कि नहीं, यही लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट यही हो जाएगा। और अगर मैक्स मैं पूछूं, मैक्स की बात करूं तो मैक्सिमम हो जाएगा पाई माइनस दिस थीटा, मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है ना। तो ये सर्कल थोड़ा आसान बना देता है। अगर आप सर्कल आप ड्रॉ करते हैं ना, नॉर्मली तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, लिस्ट देखना, क्योंकि आप एक्स प्लस आई वाई लेंगे, फिर वहां से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के जो है फिर उसके बाद लिस्ट देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर्कल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। Okay, now next is
मैंने बोला ना कि जब आपको एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट एक ही बात है, एम्पलीट्यूड जस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड और मॉडुलस दोनों दे दिया गया है, तो यू विल बी गेटिंग ए यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं? तो देखिए, एक तो यार ज्योमेट्री के थ्रू हम देख सकते हैं या फिर नॉर्मल भी हम कर सकते हैं कि हमने, एक तो यार ये देखो कि एम्पलीट्यूड z इक्वल टू है π/4, इसका मतलब ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू एक्स वाली। अच्छा, जब आप y इक्वल टू एक्स लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। चलिए नॉर्मली कर लेते हैं यार, इतना क्या जल्दबाजी। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल टू है π/4। अगर मैंने z इक्वल टू एक बोल दिया, x प्लस आई बाय है, तो tan इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा π/4। यहाँ से y बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan π/4 एंड tan π/4 विल गिव यू 1। सो यहाँ से हो गया y इक्वल टू एक्स। और यही चीज हम ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक रे देता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं? नाउ यहाँ पे भी अगर x प्लस आई बाय रख दिया, एक तो ये आपको सर्कल दे देगा, ये आप समझ ही रहे हैं, एक सर्कल देगा। यार नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपने x प्लस आई बाय रख दिया, प्लस 3 माइनस आयोटा रखा, और यहाँ पे ये 4 है, तो ये लिखा जा सकता है x प्लस 3 प्लस आयोटा अगर लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू 4। y इक्वल टू एक्स है, तो इस y की जगह पे x लिख दीजिए। मॉडुलस अगर लगा दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस इस y की जगह पे अगर x रख दिया तो x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ इफ you square both sides, so you will be getting x square plus 6x plus 9 plus x square minus 2x plus 1 equal to 4। so ये दे देगा 2x square plus 4x, सर इक्वल टू 16। गलती किया ना, 16, यस सॉरी, थोड़ा मैथ्स वीक है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ से 6x प्लस यहाँ से 9 प्लस 1 10, ये माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा फैक्टराइज करेंगे यहाँ से, तो x माइनस 3 नॉट x प्लस 3 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 3 और दूसरी आ जाएगी 1। एक वैल्यू आ रही माइनस 3, दूसरी आ रही 1। y की वैल्यू, तो जब x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 यहाँ से, और जब आप x की वैल्यू माइनस 3 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और दूसरा आ जाएगा माइनस 3 आयोटा। तो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि अगर एम्पलीट्यूड और मॉडुलस दोनों डिफाइन कर दिया जाए तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दो तो होगा नहीं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेरा करेक्ट है? तो वो ऐसे डिसाइड करेंगे कि एम्पलीट्यूड π/4 बोला गया है ना। तो ये वाली पॉइंट की बात करिए, ये वाली पॉइंट की, ये जो पॉइंट आया है ये y इक्वल टू एक्स लिया इसलिए आया, बट ये जो जब एंगल, अगर मान लो कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐसा बोल दिया जाता -3π/4, तो फिर हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बट अभी तो इसको एलिमिनेट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस दोनों चीज में? तो जस्ट ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहेंगे, है ना, तो आप समझिए चीज को, क्लियर होना चाहिए चीजें। कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क, राइट सर। ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1 है। अब यार इसको मैं जो है नॉर्मली कर लेता हूँ, ज्योमेट्री से ही कर लेता हूँ, इतना नहीं लिखता हूँ। आप लिखने को लिख लीजिए, मैं इतना नहीं लिख रहा, जस्ट ज्योमेट्री से कर दिया। मैंने आपको बताया ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, और जिस सर्कल की सेंटर होगी 1,0 एंड जिसका रेडियस होगा 1, सो सेंटर विल बी समवेयर हियर 1,0, रेडियस 1 है, ऑलरेडी 1 यूनिट यहाँ पे है, यहाँ से कहीं से आएगा। अब इतनी ही लीप अप होती आती है भाई, क्या है ये, ऑप्शन भी नहीं है। तो एम्पलीट्यूड z, सॉरी आर्गुमेंट z इक्वल टू π/2 है। तो ये एक रे होती है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो जगह पे कट कर रही है, एक तो यहाँ पे
एक तो यहाँ पे। अच्छा ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा क्योंकि लेंथ 1 है, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,2 होगा, है कि नहीं। अब पहले इसने बोल दिया कि Z0 नहीं लेना है, Z0 नहीं लेना है। अच्छा Z0 नहीं लेना है से याद आया, एक चीज दिमाग में आया कि ऐसा ओनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + i/0 जिसको बस मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसका जो है आर्गुमेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, हर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों चाहिए, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों चाहिए। बट एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 0 + i/0 जिसमें आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता है। 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। आप लिमिट में पढ़ेंगे अभी कुछ दिन में, ठीक है। लिमिट में बहुत फोरू पढ़ाता हूँ, ठीक है। लिमिट में आप कुछ दिनों ऐसे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बट 0/0 जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, डिटरमाइन नहीं होती सर सेंटर 1,0 कैसे हुआ? 0,-1 नहीं होगा? है। 0,1 लिखने में गलती से मिस्टेक हो गया, 0,1 मतलब भावनाओं को समझो आप। ये 0,1 होगा, ठीक है, माइनस आई होता है, ठीक है ना। सो हाँ सर। अच्छा जेड बोलते हैं कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, बट 0/0 डिफाइन नहीं होता है ना, इसीलिए π/2 पे जो है, π/2 पे हम मतलब π/2 जो है इसके लिए नहीं ले सकते, 0/0 के लिए हम नहीं ले सकते आर्गुमेंट π/2, क्योंकि जीरो, मैं बोला ना कि 0 आर्गुमेंट उसका डिफाइन ही नहीं होता है, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइन। अच्छा एक आर्गुमेंट मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नॉट डिफाइन आल्सो नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। नॉट डिफाइन भी एक अलग चीज हो जाता है, मतलब सॉरी एक ही बात हो गया फिर भी। जैसे आप बोलते हैं ना 1/0 नॉट डिफाइन, मतलब या फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और एक होता है 0/0, ये इनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट मतलब ये हुआ कि इसको डिटरमाइन करने में थोड़ा मुश्किल है, दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो नंबर को छोटा बनाता है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो नंबर को बड़ा बनाता है। थोड़ा ऐसे समझो आप कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कैसे, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है। अगर ये इन्फिनिटी बड़ा है इससे तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, बट अगर ये इन्फिनिटी अगर बड़ा है इससे तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, और ये इन्फिनिटी इससे बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें डिटरमाइन करने में दिक्कत है, इसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, है कि नहीं। ये मुद्दा है। इन्फिनिटी बराबर तो नहीं हो सकते ना, दोनों इन्फिनिटी, दोनों अलग अलग है। मतलब मैंने बोला मेरा इन्फिनिटी है 10⁻1000, किसी ने बोला मेरा इन्फिनिटी है 100⁻1000, तो दोनों अलग अलग इन्फिनिटी है। खैर छोड़िए, लिमिट में आप पढ़ेंगे सब चीजें। इतना क्लियर है क्या? तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2i, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ओके नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब अपने हर एक फॉर्म के अपने अपने फायदे हैं। तो पहला फॉर्म जो है वह है कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर दिया, मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए डिफरेंट फॉर्म में। उसमें पहला फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म या फिर अलजेब्रिक फॉर्म, जो कि है z हम x + i/y लिख लेते हैं। नो ये फॉर्म मेनली हम यूज करते हैं लोकस के सवाल में, मेनली हम यूज करते हैं लोकस वाले सवाल जो होते हैं उसमें मेनली ये फॉर्म। इस फॉर्म का मेनली जो यूज है वो है लोकस के सवाल में। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आप लोकस करें जेड का। सर मैं दूसरा, हाँ बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ जेड
इफ रियल पार्ट ऑफ 1/z इज हाफ। अच्छा, ये लोकस वाले सवाल जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा ही पूछते हैं, जेई एडवांस में भी पूछते हैं, बट जेई मेंस में भी जो काफी ज्यादा वो पूछते हैं कि भाई एक्स जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रखो। इस एक्चुअली होता क्या है ना कि इससे उनके दो टॉपिक कवर हो जाते हैं, एक तो कोनिक सेक्शन कवर हो गया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो गया और एक सर्कल भी कवर हो गया। एडवांस में तो बहुत अच्छे से पूछते हैं वो, 2-3 ऑप्शन दे दिया कि भाई इसका इसेंट्रिसिटी भी बता दो, इसका ये भी बता दो, एक कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर दिया और फिर पूछ लिया यार इसका इसेंट्रिसिटी भी बता दो, इसका दूसरा बाकी बाकी चीजें भी बता दो, है ना। ये सब चीजें भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। वन क्वेश्चन विल बी देयर इन आईआईटी एडवांस, ठीक है। वन पेपर में, एक पेपर की बात कर रहा, 2 पेपर में हो सकते हैं 2 क्वेश्चन रहे। 4-4 मार्क्स के जो है मल्टीपल चॉइस करेक्ट जो होता है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट जो क्वेश्चन होता है ना वो रहेंगे, ठीक है। सर इसका ऐसा आंसर आएगा क्या, x² + y² - 2x = 0? हाँ, सर्कल आ रही है क्या, सर्कल जैसा ही कुछ आएगा। अच्छा ये थोड़ा हाँ कीजिए, सर। ये अच्छा सवाल है दिस क्वेश्चन। ओके, तो लोकस का सवाल आपको करना ऐसे है कि आप z के जगह पे ले लें x प्लस आई वाई। तो देखिए हमें बोला जा रहा है रियल पार्ट ऑफ 1 + x + आई वाई। तो जब भी ऐसा होता है तो यार हम पहले तो रेशनलाइज करते हैं कि x - आई वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर हाफ है तो ये हो गया रियल पार्ट x - आयोटा y, नीचे में हो जाएगा x² + y² हाफ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, x/x² + y², दूसरा आ रहा है माइनस आयोटा y/x² + y² इक्वल टू है, ये है बेसिकली। अब इसमें बोला जा रहा है रियल पार्ट चाहिए भाई, रियल पार्ट हाफ के बराबर में, तो रियल पार्ट तो यही है, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो x/x² + y² इक्वल टू हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया x² + y² इक्वल टू 2x। तो ये एक सर्कल आ गया है ना, x² + y² - 2x इक्वल टू 0, और इन दोनों के साथ जो स्क्वायर से लिखा जा सकता है x² - 2x + 1 + y² इक्वल टू 1। तो एक सर्कल आ जाएगी x - 1 होल स्क्वायर + y² इक्वल टू 1, जिसका सेंटर हो जाएगा 1, 0 एंड रेडियस हो जाएगी 1, है कि नहीं। खैर इतनी की जरूरत नहीं पड़ती, लोकस पूछा गया था तो लोकस पूछा जाता है तो एक तो इक्वेशन चाहिए होती है उसको, और एक तो नाम बता दीजिए, है ना, कभी कभी कि क्या है ये सर्कल है बेसिकली। अच्छा ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच दिस इज ए पॉजिटिव एंड रियल। पॉजिटिव भी चाहिए, रियल भी चाहिए, पहला बोला रहा है पॉजिटिव और रियल दोनों हो। तो z के जगह पे हमने x + आई वाई ले लिया, तो z² करेंगे तो हो जाएगा कितना, x² - y² + 2x आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x² - y² + 2ixy। फिर इस z के जगह पे वी कैन राइट x + आई वाई + 1। तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट को एक साथ लिखा तो यहाँ से हो जाएगा -y² + x + 1, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखा तो यहाँ से हो गया 2xy + y, है ना। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई ये पॉजिटिव भी है और रियल भी है। पहले बोला है कि रियल है, तो अगर ये रियल है तो इमेजिनरी पार्ट को हमें जो है इक्वल टू 0 कर देना है। तो अगर मैंने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से जाएगा y x + 2 = 0, मतलब यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, y = 0 और x = -½ ये हो जाएगा। अगर मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 किया तो, इमेजिनरी पार्ट को 0 किया तो ये, बट खाली इमेजिनरी पार्ट को 0 ही थोड़ी चाहिए इसको तो ये भी चाहिए कि भाई पॉजिटिव भी हो। तो ये तो 0 ही हो गया, पॉजिटिव हो मतलब ये x² - y² + x + 1 जो है वो पॉजिटिव हो मतलब ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है क्या, ग्रेटर देन 0 हो। तो देखिए यस सर। केस वन क्या किया कि मैंने y = 0 किया, तो y = 0 अगर मैंने इसमें रख दिया
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होती है, तो क्या होता है इसमें आप नोटिस कीजिए कि इसकी लीडिंग always कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। मतलब समझिए बात को कि एक्स की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है और वाई की वैल्यू 0 हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एक्स एक्सेस आ गया, नहीं आ गया। मतलब एक्स एक्सेस पे जितने भी पॉइंट, मतलब आप देख रहे हो ना कि एक्स बिलोंग्स टू रियल, वाई इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सेस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे पॉइंट्स जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉजिटिव रियल बनाएगा। इज इट क्लियर नॉट, टेल मी। हेलो, ठीक है yes क्या। तो केस टू क्या है कि अगर मैंने x का वैल्यू -½ रखा, तो x की वैल्यू अगर -½ इसमें रखा तो हो गया 1/4 माइनस वाई स्क्वायर -½ प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 1/4 प्लस हाफ, सो 1/4 प्लस हाफ विल गिव यू 3/2, राइट। तो जगह 3/2, सॉरी 3/4, 3/4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा y माइनस √3/2 इंटू वाई प्लस √3/2 लेस देन 0। सो y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी -√3/2 से √3/2, राइट। क्लियर है। yes sir. ओके, नाउ देखिए सही से कि ये क्या आएगा ना, ये आएगा x की वैल्यू जब -½ है और y की वैल्यू जा रही है -√3/2 से √3/2। x की वैल्यू -½ यहाँ पे कहीं पे होगी, x की वैल्यू -½ और y की वैल्यू √3 से -√3, तो यहाँ पे कहीं पे √3/2 होगी यानी यहाँ पे कहीं पे जो है -√3/2 होगा। तो इस पे ये जो लाइन आएगी, इस लाइन, ये लाइन सेगमेंट आएगा एक, है ना, लाइन सेगमेंट आएगा और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारा पॉइंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो लोकस अगर मैं बोलूँ या सेट ऑफ पॉइंट्स बोलूँ, तो एक तो हो गया एक्स एक्सिस और एक तो हो गया ये लाइन सेगमेंट जो -√3/3 से -√3/2 से √3/2 तक जा रही है और x इक्वल टू -½ से पास कर रही है। क्लियर है क्या। तो इस सारे ही पॉइंट्स जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर, वो -1/4 होगा कहाँ पे, अब बता दीजिए। -1/4 कहाँ से होगा। सर वो 1/4 -1/2 होगा ना, आपने वो 3/4 लिखा, वो तो -1/4 होगा ना। नहीं, वहाँ पे 1 भी है ना, आप देखिए। ओह हाँ -½ प्लस हाफ 1 हाफ दे देगा। ओ सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हेलो, आगे बढ़ा जाए क्या। हाँ सर, थोड़ा नोट कर लीजिए ना। तो यार लोकस पे आप प्रीवियस ईयर्स अगर आपको मिलती है ना तो कीजिए बहुत सारे सवाल। लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। और यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मैं फ्रैंकली बताऊं ना तो जेईई मेंस में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान। जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकस ये सबसे, ज्योमेट्री वगैरह से, रोटेशन वगैरह से थोड़ा मिला के, या लिनियर ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो मैं डिस्कस करूंगा, अगर आज पॉसिबल है तो आज ही करूंगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। तो यहाँ सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा अच्छा सवाल रहता है। अच्छा, नो नेक्स्ट। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री या फिर पोलर फॉर्म, तो देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, आप लोगों ने मैक्लॉरिन थ्योरम कभी पढ़ा है क्या। मैक्लॉरिन नहीं पढ़ा होगा ना, कैसे पढ़ा, टेलर सीरीज नहीं हो गया, कैलकुलस में पढ़ेंगे आप डिफरेंशिएशन के टाइम में, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। एक चीज दिखा था अदरवाइज, खैर। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y,
तो इस पॉइंट को हम दो तरीकों से जो है मतलब फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई यहीं पे लाई करता है। तो ये थीटा जो कि आर्गुमेंट है, और एक तो ये मॉडुलस जेड, ठीक है। तो ये थीटा है, ये वैल्यू है आपका वाई, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तो एक्स प्लस आई वाई लिखते ही हैं, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, वो ये है, इसको बोल दिया वाई, इसको बोल दिया एक्स। तो कॉस थीटा अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो कॉस थीटा हो जाएगा कितना, एक्स बाय मॉडुलस जेड, और साइन थीटा अगर लेता हूँ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाय मॉडुलस जेड। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस जेड कॉस थीटा, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस जेड साइन थीटा। एक्स वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे आप रख देते हैं तो z इक्वल टू हो जाएगी आपकी मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा मॉडुलस जेड साइन थीटा। मॉडुलस जेड अगर आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगी। तो नोटिस कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक और तरीके से जो है लिख सकते हैं, और उसमें जो है आपका खाली खाली आर्गुमेंट और मॉडुलस इन्वॉल्व है। तो इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कोई दिक्कत है इसमें क्या? अच्छा, ये जो थीटा है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड या कोई भी लो यार, तो फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर, सर क्योंकि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड तो एक ही हुआ ना? एक ही हो गया। हाँ यस, सेम बात हो गई, कोई बात है। आगे बढ़ा जाए। यस अच्छा, ऑयलर फॉर्म। अब ऑयलर फॉर्म के लिए ऑयलर फॉर्मूला एक है यार, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप e टू द पावर x की एक्सपांशन जानते हैं क्या? ये टेलर सीरीज से आता है, मतलब e टू द पावर x की एक्सपांशन जानते हैं आप? नहीं सर। नहीं जानते हैं ना, एक्चुअली टेलर सीरीज से आता है। मैं जस्ट एक्सपांशन लिख दूं तो चलेगा, या फिर डिफरेंशिएशन वगैरह लगती है, ठीक है, टेलर सीरीज से आता है। मैं जस्ट अभी के लिए लिख दे रहा हूँ, आप मेरे पर भरोसा करके मान लीजिए, बट जब भी डिफरेंशिएशन कराई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा उस टाइम में, ठीक है। लिमिट वगैरह जब कराया जाएगा तो जब डिफरेंशिएशन में टेलर सीरीज पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम बताया जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा भरोसा करके लिख लो कि होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने किया होगा, ये इन्फिनिटी तक जाती है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने ये नहीं किया गया, मतलब कि क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक सीरीज या फिर ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज, इससे सवाल बनते हैं यार, अच्छे से सवाल बनते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज से। इस एक्सपोनेंशियल सीरीज से बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल बनता है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो तो जनरली पता नहीं। नहीं किया होगा। ओके, संगेज में तो आई डोंट थिंक था, संगेज किया था। संगेज में नहीं होगा मोस्ट वाली, बट लॉगरिदमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। डब्ल्यूबीजे में भी वो पूछते हैं सवाल, डब्ल्यूबीजे में तो पूछते ही हैं, तो है ही, जेई में इसमें कभी कभार पूछते हैं, डब्ल्यूबीजे में पूछते हैं पक्का पक्का। खैर, अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूं आयोटा थीटा से तो ये हो जाता है 1 प्लस आयोटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब, मतलब वो हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, थीटा टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप ए टू द पावर आई थीटा में अगर आप 1 माइनस थीटा स्क्वायर और 2, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट रखते हैं, थीटा दो तो 4 फैक्टर है। और आप गूगल में भी देख सकते हैं, मतलब ये सीरीज अगर, एक्चुअली ये जो है सीरीज होता है कॉस थीटा का, सब टेलर सीरीज से आती है, ठीक है। मतलब ये सीरीज जो है, ये जो आ रही है, ये कॉस थीटा का सीरीज होता है, टेलर सीरीज से आती है। टेलर एक फॉर्मूला, मतलब
तो नहीं है आपके सिलेबस में अभी, या जेईई मेंस में भी इतना नहीं है वो, बट यूज किए जाते हैं इसको प्रूव करने के लिए ना। अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3, मतलब आप जब बीटेक वगैरह करेंगे तब आप पढ़ेंगे टेलर सीरीज। और फिर आई थिंक नेक्स्ट में आ जाएगा तो थीटा, क्या करेंगे सर? बीटेक वगैरह, बीटेक में रहेगा आपका टेलर सीरीज, मतलब मैंने पढ़ा था बीटेक में टेलर सीरीज वगैरह था, ठीक है। तो इट इज नॉट इन योर सिलेबस इन आईआईटी एडवांस एंड ऑल, बट ये कुछ चीजें हैं जिसको प्रूफ करने के लिए, जैसे ऑयलर फॉर्मूला, इसको प्रूफ करने के लिए यूज करता है। तो ये जो सीरीज आया ना, ये सीरीज कॉस थीटा का सीरीज है, और ये जो सीरीज है ये साइन थीटा का एक्सपांशन है। तो यहाँ से e टू द पावर आई थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? ये एक्सपांशन होता है, ये एक्सपांशन आपको रटवा दिया जाएगा लिमिट के टाइम, लिमिट में, क्योंकि लिमिट में हम 3-4 तरीकों से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो है एक्सपांशन भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो आपको एक्सपांशन याद करना होगा, संगेज में भी आप चेक कर सकते हैं, देयर विल बी एक्सपांशन। प्रूफ वो नहीं देते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, और टेलर सीरीज से आप प्रूफ कर सकते हैं, बट स्टिल वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बार बार डिफरेंशिएशन करना होता है, वैल्यू रखना होता है, इट टेक्स सो मच टाइम। खैर, जरूरत नहीं होती यार, क्या जरूरत, थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे पे ना। खैर, तो देखिए ये जो जेड है पोलर फॉर्म है, वो क्या है, मॉडुलस जेड, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ये जो है आपका ये है, क्या बोलते हैं ना, पोलर फॉर्म। तो इसी पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे आई कैन राइट e टू द पावर आई थीटा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो z इक्वल टू मॉड z e टू द पावर आई थीटा, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, Yes. आगे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए, e टू द पावर आई थीटा, तो थोड़ी खूबसूरती है इसकी। आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया होगा, एग्जैक्टली लिख नहीं पा रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ये था x प्लस 1/x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इक्वल टू कॉस 2l थीटा, ये प्रूव करना होता है या फिर वैल्यू निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन किया होगा मोस्ट प्रॉब्लम में, किया है क्या ये क्वेश्चन? पैटर्न एक आता है, आप जब स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो एक पैटर्न बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर किया होता तो मैं आपको बताता एक चीज। यहाँ से देखिए कि e टू द पावर आई थीटा जो है, e टू द पावर आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्वेशन में लेके आए कि e टू द पावर आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड है, एनीथिंग, तो हो जाता है cos एनीथिंग प्लस आयोटा साइन एनीथिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वही कॉस में जाएगा, वही साइन में जाएगा, वहीं से यहाँ से आया, ठीक है, सीरीज से। तो e टू द पावर माइनस, अगर मैं आयोटा e टू द पावर आयोटा यहाँ पे अगर मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। सो दिस इज बेसिकली e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को, इसको बोला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा लिखा जा सकता है e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि cos थीटा को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। ये बड़ी मतलब अच्छी है, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कई सारे सवाल को आप सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं इस चीज का, कि आपने cos थीटा को क्योंकि एक्सपोनेंशियल में यार प्रॉपर्टी होती है ना कई सारी, तो सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाती है, डिवाइड करो तो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, दीज थिंग्स आर देयर।
अच्छा, अब इसी को आप अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 आयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाय 2 आयोटा। ठीक है क्या? yes sir. ओके ना, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ से कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे लिखा e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अगर मैंने थीटा के जगह पे यहाँ से पाई बाय 2 रख दिया, थीटा के जगह पे पाई बाय 2 रख दिया, तो यहाँ से e टू द पावर क्या हो जाएगा, आई पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0, और sin पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन है। देखिए कि आयोटा के जगह पे हम हमेशा जो है e टू द पावर आई पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इस चीज को कि भाई आयोटा के जगह पे यू कैन राइट e टू द पावर आई पाई बाय 2। काफी जगह डिफरेंशिएशन में भी जो है इसको यूज होता है, जब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यूज होता है कैलकुलस में। नाउ इसी में देखिए, अगर थीटा के जगह पे मैंने अगर, अच्छा आप लोगों को अगर फंक्शन चाहिए होगी ना, तो मेरी फंक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर है, एडवांस, मतलब एडवांस से भी ऊपर लेवल तक है पूरी, मतलब संगीत यू कैन इजीली सॉल्व आफ्टर डूइंग दैट। फंक्शन की पूरी है, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी चीजें, मतलब क्लास 12 की जो भी है, मतलब कंप्लीट टोटल 20-22 वीडियोज के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने कितना मेहनत करके जो है कराया है। कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड है, मतलब 20 से 22 तक वीडियो है। उसमें एक्चुअली मैंने बहुत टाइम लिया है, क्योंकि मैंने बेसिक चीजें भी, कई चीजें जो है डिस्कस किया है, जैसे लॉगरिथम डिस्कस किया है, इनइक्वालिटी डिस्कस की है, और भी कई चीजें जो है मैंने डिस्कस किया है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप स्किप करके वैसे देख सकते हैं। और वो एडवांस लेवल तक है, बहुत हाई लेवल तक है चीजें उसमें मैंने करा है फंक्शन में। अगर चाहिए होगा तो आप मुझे एक टेक्स्ट कर देना, मेरा नंबर तो ये है मेरा नंबर 9748978271। आप मुझे एक टेक्स्ट कर देना तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है? सर आप तो वो ग्रुप में हिडन है, है तो आप अगर आपको ग्रुप में लिख दूं तो होगा, मतलब अगर आपको पूछूं ग्रुप में। एक्चुअली, वो मेरे यूट्यूब चैनल की है, ठीक है? तो वो हिडन है, तो अगर मैं ओके यहाँ पे दूंगा ना तो वो थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि यार आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं? ओके, दैट तो इज मैं द आपको थिंग। पूछूंगा। हाँ ओके हाँ ओके, हाँ, आपको मतलब पर्सनली पूछूंगा। ओके ओके हाँ, ये हिडन है एक्चुअली, मैंने हाइड सर, करके। आपका वीडियो कब तक आता है? लाइक अगर आज पूछे तो हो जाएगा, मिल जाएगा? फंक्शन की नहीं सर, ये मतलब वाले, आज का ये वाले रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। आज के रिकॉर्ड जस्ट मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ओके ओके ओके। ठीक है। सो नाउ अच्छा, एक और चीज है, थीटा की जगह पे अगर आप पाई रखें, तो पाई रखते हैं तो देखिए क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, जस्ट दिमाग में रखेंगे तो फायदा होता है। e टू दी पावर आई पाई हो जाएगा आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है? तो e टू दी पावर आई पाई, cos पाई कितना होता है, -1, और ये हो जाएगा 0। तो -1 की जगह पे यू कैन राइट e टू दी पावर आई पाई। ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बट ये जो है ना कि आपका कि e टू दी पावर आई पाई की जगह पे आप आई रह सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? हेलो? yes sir. अच्छा, ये फर्जी क्वेश्चन है, फालतू। इसमें से एक करा देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, आप कर लीजिएगा ना, या फिर आई बिलीव आप कर लेंगे, मैं छोड़ दूँ चलेगा? जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेना है, जहाँ पे थीटा आप एम्पलीट्यूड ले लें और मॉड जेड मॉडुलस जेड आप ये ले लें, ठीक है? तो छोड़ देगा, ठीक है, कर लेंगे। बस मॉडुलस जेड निकालना, बस आर्गुमेंट निकाल के बस यहाँ पे रख देना, ठीक है ना? यस, ये थोड़ा अच्छा सवाल है।
कि z इक्वल टू बोला गया, z इज बेसिकली इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। तो आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट कि मॉडुलस ऑफ e टू द पावर i z इज e टू द पावर माइनस r साइन थीटा। ये प्रूव करने बोला जा रहा है। तो इसमें ऐसा किया कि z इक्वल टू लिखा जा सकता है r e टू द पावर i थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इस पे अगर रखता हूँ, अच्छा इसको मैंने अगर आई जेड किया तो ये हो जाएगा आई आर कॉस थीटा माइनस आई मल्टीप्लाई होके आर हो जाएगा साइन थीटा, और फिर e टू दी पावर अगर आई जेड मैंने लिया तो e टू दी पावर, अच्छा एक चीज देखिए कि यार ये वाली जो चीज थी कि z इक्वल टू क्या था, कॉस्ट मॉडुलस z, या फिर ये जस्ट आप देखिए e टू दी पावर आई थीटा जो थी उसको लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको सिस थीटा भी लिखते हैं ऐसे, सिस थीटा, सिस थीटा, CIS सिस थीटा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, सिस थीटा भी लिखते हैं। अच्छा e टू दी पावर आई थीटा का अगर मॉडुलस लेंगे तो 1 दे देगा, है कि नहीं, क्योंकि मॉडुलस मतलब e टू दी पावर आई थीटा का अगर मॉडुलस लिया मतलब रूट ओवर ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट विल गिव यू 1। अच्छा इसको सिस थीटा भी लिखते हैं कई जगह पे, अब ज्यादा यूज नहीं होता ये, पहले ज्यादा यूज होता था यार, अभी इतना ज्यादा जो है ये सिस थीटा ही होगा, बट कुछ लोग लिखते हैं, ठीक, सिस थीटा। अच्छा तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर आई जेड अगर करता हूँ तो e टू द पावर हो जाएगा ये आई आर कॉस थीटा माइनस, सॉरी माइनस आर साइन थीटा। इसको ऐसे लिखा जाए e टू द पावर आई आर कॉस थीटा इंटू e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। अगर मैंने मॉड ले लिया e टू द पावर आई जेटा का मॉड ले लिया बोथ साइड, तो e टू द पावर आई आर कॉस थीटा इंटू द पावर माइनस आर साइन थीटा। और मैंने मॉडुलस का नहीं बताया ना कि मॉडुलस में भी ऐसा होता है कि z1 इंटू z2 करेंगे ना तो बराबर होता है, प्रॉपर्टी होती है, मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर आपने जो है उसका ये लिया मॉडुलस लिया, या फिर मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e टू द पावर आई आर कॉस थीटा मॉड मॉड e टू द पावर माइनस आई साइन थीटा। तो इसका जब मॉड निकालेंगे, अच्छा e टू द पावर आई आर कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, e टू द पावर आई आर कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, मैंने क्या बोला आयोटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ आर साइन थीटा। और अगर मैंने मॉडुलस लिया तो ये भी तो 1 ही दे देगा, ये समझ में आ रहा है क्या, ये मॉडुलस 1 दे देगा क्योंकि रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर आर कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर आर साइन थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात क्या, हाँ सर। तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो बस जाएगा ये, और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, अब रियल का मॉडुलस लोगे तो वही दे देगा, है। अच्छा बार बार इस बात को याद रखना है कि मॉडुलस मतलब वो वाला मॉडुलस है, प्लस माइनस वाला नहीं। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ठीक है ना, यस सर। ओके। इस पे मैं आता हूँ बाद में थोड़ा सा, ये बड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, सेम सेम टाइप का हमसे बोला जा रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस एंड रियल पार्ट ऑफ दिस, थोड़ा ट्राई कीजिए इस पे।
हो गया क्या? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा है? अरे वही मतलब जब भी रियल पार्ट वगैरह पूछा जाए ना तो आप वही e⁻i थीटा का वैल्यू रखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए e⁻i थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब एक्सपोनेंट में पावर अगर ऐड होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू e⁻i साइन थीटा, ठीक है। ना देखिए ये हो गया e⁻ cos थीटा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, e⁻i साइन थीटा। मैंने क्या बोला, आयोटा के साथ जब भी मल्टीप्लाई रहे वही हो जाता है cos ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ से हो जाएगा आपका cos ऑफ साइन थीटा प्लस e⁻ cos थीटा, आयोटा मल्टीप्लाइड है यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ साइन थीटा। नाउ हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट तो यही आ जाएगा e⁻ cos थीटा एंड cos ऑफ साइन थीटा, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। ये वाला, ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट। अब ये भी पूछा जा रहा है, इसका रियल पार्ट बताओ, i⁻i का रियल पार्ट बताओ। यहाँ पे तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको ऐसे चेंज कर लें, पर मैंने बताया ना i⁻i में आप i को हमेशा याद रखें कि e⁻i π/2 लिखा जा सकता है कि नहीं, और इसके पावर में i है, तो ये हो जाएगा e⁻ π/2। दिखा क्या बोलिए। हाँ। अब ये सब थोड़ी सी चीज ऐसी है कि पहले से नहीं मालूम तो थोड़ा नहीं, मतलब दिमाग में नहीं ऐसा कि चल जाएगा कि आप दिमाग लगा के निकाल लेंगे इसको। तो e⁻ π/2, तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा रियल ही है भाई, ये जो है पूरा रियल ही है, तो रियल पार्ट तो यही हो जाएगा e⁻ π/2 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। तो वो जो मैंने बोला ना, आप e⁻i π/2 थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा काफी जगह यूज होता है उसका। ओके चलिए नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है ना, पहली प्रॉपर्टी थोड़ा कंपेयर करके चलते हैं कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट में एक प्रॉपर्टी थी ना कि Z1 प्लस Z2 का बार जो है वो Z1 प्लस Z2 बार के बराबर में होता है, मतलब अगर 2 के लिए है तो 3 के लिए भी बराबर होगा। तो ऐसा मॉडुलस में नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि जगह Z1 प्लस Z2 है तो वो इन जनरली नहीं इक्वल होता है, मतलब एक स्पेशल केस पे इक्वल होता है, मैं बताऊंगा, बट नॉट इन जनरली। हमेशा नहीं होगा, स्पेशल केस पे होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा मैं बता दूंगा, तो प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी नहीं होगा। अच्छा मल्टीप्लाई के लिए, तो 2 के लिए हो रहा है तो n नंबर के लिए हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर 2 के लिए हो रहा है तो n नंबर ऑफ टर्म के लिए हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी इस साल जो है क्वेश्चन था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, और जेईई मेंस में तो रहते ही है फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। फिर डिवाइड में भी ऐसा ही होता है, डिवाइड है, आप मतलब आप बोल सकते हैं ना कि आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, प्रूव नहीं कर रहे हो, ये फालतू का टाइम पास है, चिंदी चीजें कौन प्रूव करता रहेगा। आप 2 नंबर ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई कीजिए, उसका मॉडुलस निकालिए, या फिर अलग अलग मॉडुलस निकाल के ऐड कीजिए, गुण मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही आ जाएगा, टाइम वेस्ट करके लाभ नहीं। यहाँ से जगह मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, या फिर Z1 ले लो आप एक R1 e⁻i θ1, और Z2 ले लो एक R2 e⁻i θ2, फिर प्रूव कर लीजिए, फिर देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं Z1 इंटू Z2 तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 e⁻i θ1 प्लस θ2, मॉडुलस लेंगे, देख लीजिए ना, इस तरह से करेंगे तो
कम, मतलब x प्लस आई वाई लेके करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह से करेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट स्टिल यूजुअली ऐसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इन बात? यहाँ पे Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, सीधी सी बात है, हो भी नहीं सकता। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ये जो मॉडुलस Z जो आएगा ना, वो हमेशा रियल Z के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। बराबर कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। और मॉडुलस Z जो है आपका वो इमेजिनरी ऑफ Z से भी है बड़ा ही होगा, इमेजिनरी पार्ट से मैं बोल रहा, या फिर इक्वल कब होगा? जब रियल पार्ट जो है 0 होगा तब होगा, ठीक है। अच्छा, एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और वो ये है कि Z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो Z बार हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई, और Z कॉन्जुगेट हो जाएगा कितना? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। तो Z कॉन्जुगेट का अगर स्क्वायर करूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपको मालूम है कि Z इंटू जेड बार के बराबर में होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Z इंटू जेड बार जो है वो होता है मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा जो है यूज होता है, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। यस सर। एक और कि पावर में लेके मॉडुलस लिया, फिर मॉडुलस लेके पावर लिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। n कोई भी नेचुरल, n कोई भी इंटीजर है, इन इंटीजर, n कैन बी इन इंटीजर, तो ये है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था उधर, सॉरी, ये क्वेश्चन रह गया था ना। तो देखिए, लॉगरिदम है, जब भी इस तरह की चीजें होती है, लॉग वगैरह होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पकड़ लिया कीजिए कि Z इक्वल टू लिया मैंने a माइनस आई बी, और इसको मैंने लिख दिया r e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ही सकते हैं। तो ये a प्लस आई बी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा r e टू दी पावर आई थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो tan i log e, यहाँ पे हो गया आपका r e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन r e टू दी पावर आई थीटा, r विल गेट कैंसल आउट, यहाँ से हो जाएगा tan i log e टू दी पावर माइनस 2 थीटा माइनस आई 2 थीटा, पीछे चला जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा tan माइनस आई स्क्वायर 2 थीटा, तो माइनस आई स्क्वायर जो है वो आपको दे देगा कितना? प्लस दे देगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 tan 2 थीटा, नो tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हमने Z जो है वो लिया है a माइनस आई बी, ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? b बाय a हो जाएगा, है कि नहीं? मॉडुलस ही लेते हैं यार tan थीटा, तो b बाय a हो जाएगा। तो अब जब रखेंगे यहाँ पे ना b बाय tan थीटा, b बाय a, यहाँ पे भी 1 माइनस b बाय a स्क्वायर, तो ये आपको यही सेम चीज दे देगी। समझ में आ रही है बात? हेलो, तो मुद्दा यार, सवाल में कोई दम नहीं रहा, मुद्दा ये है
कि लॉगरिदम वगैरह दिखे ना तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है कंसिडर किया कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से सवाल जो है किया जा सकता है इसको। ना ये कुछ सवाल है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा घर में ट्राई कीजिएगा। मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूंगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से। और ये भी थोड़ा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 2 3 ले लिया क्या? और ये 3। चलिए ठीक है, बाय।